तो पीटी और मेंस की जो पढ़ाई और जो टेक्स्ट बुक होता है वो दोनों के लिए अलग अलग नहीं होता है। जैसे बिपिन चंद्र का किताब है तो वह पीटी के लिए अलग और मेंस के लिए अलग नहीं होगा। रमेश सिंह का किताब है, लक्ष्मीकांत का किताब है या एनसीईआरटी बुक्स हैं, तो वो कोई सिविल सेवा के लिए नहीं लिखे गए, वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक किताब है और उन किताबों को पढ़ने से हर विषय का बेसिक कंसेप्ट क्लियर होता है और उसी से प्रीलिम्स भी कवर होगा, उसी से मेंस भी कवर होगा। केवल तरीका अलग होता है, लेकिन किसी भी सब्जेक्ट को जब तक हम संपूर्णता में नहीं पढ़ेंगे तो न पीटी का सवाल बनेगा और न मेंस का सवाल है ना। इसीलिए जो लोग बहुत जगह वन लाइनर या जिस्ट टाइप का पढ़ा जाता है कि हम पीपी पास कर जाएंगे, तो वैसे लोग ही कभी पास कर भी जाते हैं कि इसी बीपीएससी में शुरुआत में एसएससी के लोग ज़्यादा पास कर जाते थे जब उस स्टैंडर्ड का सवाल आता। धीरे धीरे जैसे जैसे आलोचना हुई है थोड़ा ज़्यादा ही स्टैंडर्ड हो गया है, लेकिन कंसेप्ट की क्लैरिटी जरूरी है। इसीलिए सिलेबस टोटल की जानकारी और जो विषय पीटी और मेंस दोनों में कॉमन है उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी होती है ना। तो जिस आदमी को सारी दुनिया की जानकारी है वो भारत में भी आएगा या बांग्लादेश भी लोकेट कर लेगा या जिम्बाब्वे भी लोकेट कर लेगा, लेकिन अगर आप केवल इंडिया का लोकेट किए हुए हैं तो आपके लिए पूरी दुनिया का लोकेशन नहीं हो सकता। इसीलिए मेंस की पढ़ाई या जो पढ़ाई कहा जाती है पहले एग्जॉस्टिव होता है, तब आज आप उसको सिलेक्टिव हो सकते हैं। सिलेक्टिव हो के एग्जॉस्टिव नहीं हुआ जाता है। पहली पढ़ाई हमेशा एग्जॉस्टिव होनी चाहिए और जो एग्जॉस्टिव है वही सिलेक्टिव हो सकता है ना। और मेंस की सिलेबस को हम लोग सीधे देखते हैं कि पहला पेपर जो है ये कंपल्सरी है और हिंदी है। इसमें 30 नंबर लाना जरूरी है। ऐसे है 30 नंबर का, ग्रामर है 30 नंबर का, सेंटेंस फॉर्मेशन 25 और प्रेसी है 15 नंबर। इसमें मैट्रिक क्लास का व्याकरण का किताब अगर आप ठीक ठाक से पढ़ लीजिएगा तो इसके लिए कोई पास करना मुश्किल नहीं होता, लेकिन कंपल्सरी पेपर को लोग क्वालिफाइंग मानकर कभी कभी बहुत हल्के ले लेते हैं। जैसे यूपीएससी में भी बहुत सारे लोग हिंदी में फेल कर जाते हैं। जो यहाँ फेल करेगा उसका आगे कोई कॉपी नहीं देखा जाता है, न जीएस का देखा जाएगा न ऑप्शन, कोई कॉपी नहीं देखा जाएगा। तो कंपल्सरी में फेल मतलब आपकी गाड़ी वहीं रुक गई। इसलिए हिंदी व्याकरण की एक बेसिक किताब जो मैट्रिक में भी चलता है उसको अगर आप ठीक ठाक से पढ़ लेते हैं, क्योंकि ऐसे और ऐसी वगैरह जो इस लेवल पे आता है उम्मीद की जाती है कि उनको इतना आएगा, लेकिन फॉर प्रिकॉशन व्याकरण का 10th क्लास का किताब एक रीडिंग या ठीक ठाक से पढ़ लेना चाहिए। ठीक है। अब दूसरा जो सेक्शन है हम लोगों का वो है जनरल स्टडी। अब जनरल स्टडीज में दो पेपर जो है ये दोनों पेपर 300 नंबर के होते हैं, है ना। और अभी के हाल के दिनों में एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है और सवाल पूछने का जो तरीका है वो बदल गया। पहले जैसे यहाँ से आप 3 क्वेश्चन का सवाल स्ट्रेट देते, यहाँ से 3 क्वेश्चन और यहाँ से 2 क्वेश्चन, 8 सवाल का जवाब देना था, तो 8 सवाल का मतलब 8 ही सवाल का जवाब देना था। लेकिन अब के समय में सवालों की प्रकृति बदल गई है और क्षेत्र भी बदल गया। पहले हम लोग देख लेते हैं पेपर को। जनरल स्टडीज पेपर 1 का जो सेक्शन 1 है या खंड क जिसको बोलेंगे, तो जनरल सिलेबस है कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर, है ना। तो यहाँ से 3 सवाल
और यहाँ से करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, यहाँ भी 114 नंबर यहाँ है ना। तो 3 सवाल 114 नंबर यहाँ, 114 नंबर यहाँ है ना, और 72 नंबर यहाँ। तो ये तीनों खंड में मॉडर्न हिस्ट्री एंड कल्चर 114, करेंट अफेयर्स 114 और स्टैटिस्टिक्स 72 है ना। तो इस तरह के अगर सवाल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप देख रहे हैं कि प्रीलिम्स में भी हिस्ट्री से सबसे ज्यादा सवाल, करेंट अफेयर्स से सेकेंड मोस्ट सबसे अधिक सवाल 30 सवाल, और यहाँ भी 114 सवाल है ना। और स्टैट तो इसी में आता ही है, यहीं के लिए है, तो स्टैट में जो सवाल है, और इसमें जो भी आपको बताया कि जैसे ये पेपर मान लीजिए हम पढ़ाएंगे आपको, इस पेपर में भी अधिकांश हम पढ़ाएंगे, और स्टैट के लिए जो सर आप देखें, जो भी बेस्ट अवेलेबल सर है आपके पास है ना। इसका जब हम थोड़ा सा डिटेलिंग करेंगे तो ये पहले जो बीपीएससी ने लिखा है वो देख लीजिए, और फिर उसको हम आपको बता दें। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर विल कवर द ब्रॉड हिस्ट्री ऑफ द कंट्री विद स्पेशल रेफरेंस टू बिहार फ्रॉम अबाउट द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी, यानी 1857 से आगे 1800। जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो जब मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं तो उसका दो हिस्सा कहा जाता है, एक 1757 से 1857 होता है, इसीलिए जब ऑप्शन पढ़ा जाता है तो इसमें बीएल ग्लोबल पढ़ा जाता है, क्योंकि बिपिन चंद्रा में सेक्शन नहीं है। 1857 की जो क्रांति हुई वहां से 1947 तक के इतिहास को फ्रीडम स्ट्रगल कहा जाता है ना। तो जो फ्रीडम स्ट्रगल है यही आपके सिलेबस का मेन हिस्सा होता है ना। स्ट्रगल टू फ्री इंडिया है ना। यहाँ पर यही कह रहा है कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार विल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन द इंट्रोडक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इंक्लूडिंग टेक्निकल एजुकेशन। इस पर स्पेसिफिक सवाल आया हुआ है बीपीएससी, बिहार में तकनीकी शिक्षा के विकास पर लिखिए है ना। तो कभी कभी कुछ क्वेश्चन होता है मुश्किल में, और रोल ऑफ बिहार रोल इन फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। तो 1857 और कुंवर सिंह यहीं के रहे, बार बार सवाल आया हुआ है 1857 और उसमें कुंवर सिंह का जो रोल है। फिर हम लोग बताएंगे बिहार का फॉर्मेशन, बिहार आज 1912 में बना है ना। तो उसके लिए जो स्ट्रगल हुआ और कौन किन लोगों ने क्या किया और क्यों बिहार सेपरेट हुआ बंगाल से है ना, व्हाट वर द रीजंस। तो उसके बहुत सारे रीजंस है, उसको पढ़ा जाता है। फिर और पार्टीशन ऑफ बंगाल मॉडर्न हिस्ट्री में टर्निंग पॉइंट इन मॉडर्न हिस्ट्री कहा जाता है ना। बंगाल विभाजन जो 1906 का है, तो 1905 में अनाउंस हुआ, 1906 से जो बंग भंग आंदोलन है उसका भारत के पॉलिटिकल हिस्ट्री में बहुत वैल्यू है, इसीलिए वहां से भी सवाल रेगुलर आता है ना। फिर बिहार में गांधी जी आ जाते 1917 में, तो चंपारण सत्याग्रह पर बीपीएससी में लगातार सवाल आया था। 1917, 2017, 18, 19 लगातार सवाल है ना। इसके बाद फिर बिहार असहयोग आंदोलन में योगदान, फिर बिहार में सबने वज्ञ आंदोलन, और बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन। ये तीन आंदोलन और बिहार इंक्लूड हो जाता है, लेकिन इन बिटवीन बहुत सारे कार्य होते हैं। जैसे स्वराज दल है, स्वराज दल की स्थापना बिहार के गया में ही हुई। गया में जब 1922 का अधिवेशन हुआ और सीआर दास उसके अध्यक्ष हुए, गांधी जी जेल जा चुके थे, तो इसी बिहार में स्वराज दल के स्थापना का प्रस्ताव पारित हुआ। फिर बिहार से लोग भी 1923 में, 1926 में, 1930 में जो चुनाव हुआ सेंट्रल असेंबली के लिए, उसके लिए चुनाव में लड़े लोग।
तो इस पीरियड में भी बिहार का अपना एक योगदान है। 1930 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसमें बिहार का अपना स्पेशल योगदान है। इस पीरियड में बिहार में पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत हाई हो चुका था, है ना। तो ये छपरा के जेल में खादी का कपड़ा नहीं पहनने पर नंगी हड़ताल फेमस है, मैजिक लालटेन वाला फेमस है। तो बहुत सारे एरिया में बिहार में उस समय क्या हुआ, इस बीच में बिहार में किसान आंदोलन बहुत फेमस है। सहजानंद सरस्वती बिहार के नहीं देश के बहुत बड़े किसान के नेता हुए। ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना हुई तो उसके पहले अध्यक्ष भी हुए। बिहार में लेफ्ट पार्टी का मूवमेंट भी उसी तरह से बढ़ता है। तो सहजानंद सरस्वती, लेफ्ट पार्टी का मूवमेंट, ये सब इसमें आ जाएगा। फिर जब 1942 हम पढ़ते हैं तो 1942 की क्रांति में बिहार का योगदान भारत के लेवल पे सबसे ज्यादा ऑलमोस्ट हर मामले में रहा है ना। लेकिन इसी बीच बिहार से आजाद दस्ता जो जयप्रकाश नारायण ने बनाया उस पर भी मेंस में सवाल आया हुआ है कई बार। तो ये बिहार का स्पेशल योगदान है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में, जब अंडरग्राउंड एक्टिविटीज महाराष्ट्र से लेकर बंगाल, बिहार, सब नेपाल तक चली तो जयप्रकाश नारायण हैड ए मेजर रोल टू प्ले। इसी पीरियड में सियाराम दल एक हुआ और भी क्षेत्रीय समस्तीपुर, मधेपुरा, सहरसा वाला जो एरिया है उसमें भी एक सियाराम दल है, तो उस पर भी सवाल आने की संभावना होती है। इसी दरमियान जो 1937 से 39 प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के तहत 11 राज्यों में चुनाव हुआ था। 8 राज्यों में कांग्रेस की सरकार अपनी और मिलीजुली सरकार बनी। तो 37 से 39 जो बिहार में सरकार बनी उसका उपलब्धि और उसका लिमिटेशन, तो बीच में बहुत सारे सवाल फ्रीडम स्ट्रगल से हो जाते हैं। इसके अलावा ट्राइबल जो आंदोलन है, संथाल अपराइजिंग है, बिरसा मुंडा है और ये बिरसा मुंडा जिसको मुंडा अपराइजिंग बोलते हैं, कोल अपराइजिंग पर भी आता है। 3 सवाल ट्राइबल मूवमेंट का होता है, भले वो झारखंड में है लेकिन यहाँ सवाल आ रहा है ना, विशेषकर जो ट्राइबल मूवमेंट है। इसके अलावा इस सवाल को पता है मौर्य आर्ट, पाल आर्ट और पटना कला। देखिए पहले क्या था कि ये 3 सवाल आप पढ़ लिए, इसमें से एक सवाल हमेशा आता था। एक सवाल छोड़ दिए, 2 भी पढ़े तो आ जाएगा। एक सवाल की गारंटी होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसी बार आर्ट एंड कल्चर पर 5 नंबर का सवाल छोटा छोटा आया है। अब पढ़ाई का दायरा बढ़ जाएगा और बीपीएससी मेंस में भी एनसीईआरटी वाला जो पढ़े रहेंगे लोग उनको ज्यादा फायदा हो, है ना। क्योंकि इधर जो सवाल बदला है ट्रेंड, पहले जो सवाल था उनमें अंतर आ चुका है ना। अब पटना कलम पर अगर 5 नंबर का सवाल आता तो अगर आप पटना कलम पर फुल क्वेश्चन बनाए हुए हैं और 5 नंबर का सवाल आया तो वहां भी लगेगा कि तो नंबर बहुत कम है और हमको उतना लिखना है ना। तो छोटे छोटे सवालों की संख्या बढ़ गई। छोटे सवालों में फायदा भी और घाटा भी है। फायदा यह है कि ज्यादा सवाल जब रहता है तो एग्जामिनर ज्यादा नंबर देता, एक ही सवाल में ज्यादा नंबर लगता है तो उसके पॉकेट्स ज्यादा नहीं देता। लेकिन छोटे छोटे सवाल कॉम्पैक्ट लिख लीजिएगा तो एवरेज नंबर आपको बड़े सवालों के मुकाबले ज्यादा मिलेगा। लेकिन छोटे सवाल पूछने का मतलब होता है कि एग्जामिनर या जो बोर्ड है वह ज्यादा से ज्यादा टॉपिक को कवर करना चाहता है, यानी आपके पढ़ने का दायरा बढ़ा दिया। अगर आर्किटेक्चर पर कोई सवाल 5 नंबर का आ गया, इसका मतलब है कि सबका आर्किटेक्चर पढ़िए। पटना कलम के अलावे अगर किसी और रीजनल कल्चर पर सवाल आ गया तो सबका पढ़िए। तो स्कोप बढ़ गया है, पहले लिमिटेड था अब थोड़ा बढ़ गया है। इसके अलावा गांधी, नेहरू, टैगोर, ये 3 थिंकर है ना। ये तो 3 अपने जगह पर है। बीपीएससी में सुभाष चंद्र बोस पर भी सवाल आया है,
और अम्बेडकर पर भी सवाल आएगा, है ना। लेकिन इन लोगों के आइडियाज थोड़े लिमिटेड स्कोप होता है। जैसे अम्बेडकर पर जब भी सवाल आएगा छुआछूत पर, अनटचेबिलिटी पर, है ना, और कास्ट सिस्टम पर आएगा, और कंपैरेटिव आएगा तो गांधी और अंबेडकर के बीच अनटचेबिलिटी और कास्ट सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या फर्क है ना। दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहे, दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट करते भी रहे, लेकिन दोनों का विचार में मतभेद है सेम टॉपिक पर, है ना। जिस तरह से आर्थिक विकास पर नेहरू और गांधी में के वैचारिक मतभेद थे, अंतर्राष्ट्रीयवाद पर नेहरू और टैगोर के विचारों में मतभेद था, है ना। तो ये उनका विचार और फिर तुलनात्मक विचार, ये दोनों पढ़ा जाता है। पहले आप सभी के विचार पढ़ लें, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो सब इन लोगों का तो स्टाइल है कि कौन कौन टॉपिक है। लेकिन जिसे किसी समय में अम्बेडकर अगर थोड़ा कोई न्यूज में आ गए तो हो सकता है उन पर सवाल आ जाए, तुलनात्मक सवाल आए, जिस तरह से सवाल सुभाष चंद्र बोस पर आए, है ना। तो थोड़ा बाएं दाएं होता है, और उस पीरियड में जिस साल में आप इम्तिहान दे रहे हैं उस साल उन लोगों को थोड़ा याद रख देखना होता है कि जो न्यूज में किसी तरह से आ रहे हैं, है ना। तो ये जो पेपर 1 का यूनिट 1 है उसका इतना सारा सेक्शन है। तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, बिहार का फ्रीडम स्ट्रगल, बिहार का कल्चरल हिस्ट्री, ट्राइबल मूवमेंट और थिंकर्स, गांधी, नेहरू, टैगोर, तो 5 एरिया कवर करना है यूनिट 1। अब जैसे जो ग्राफ्स वगैरह के बारे में सर बताए हैं, देखिए सर जो पढ़ाएंगे वो बहुत फंडामेंटल चीज से आपको वहां तक ले जाएंगे, क्योंकि वो ओरिजिनल टीचर है। पटना में कोई भी स्टैटिस्टिक्स का आज भी स्टेट नहीं पढ़ाता, है ना। पटना में या कहीं भी अभी जो स्थिति है, बीपीएससी कोई दिया है वही थोड़ा एक्सपर्ट हो गया, वही स्टेट हर जगह पढ़ाता है। ये प्रोबेबली एकमात्र आदमी हैं जो स्टैटिस्टिक्स के हैं इतने बड़े विद्वान जो आपको स्टेट पढ़ाएंगे। तो इनके स्टेट पढ़ाने में और दूसरे के पढ़ाने में फंडामेंटल डिफरेंस होगा। ये शॉर्टकट ट्रिक्स नहीं है ना, ये आपको सब बेसिक फंडामेंटल पढ़ाएंगे, क्योंकि स्टेट में आंसर पर पहुंचना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जितना स्टेप्स है ना उतना फॉलो कीजिएगा तब आपको 100% नंबर मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि हम लोग का भी मैथ हमको कभी नहीं अच्छे से आया, तो हम लोग क्या करते थे कि आंसर देते और किसी तरह से आंसर पहुंचा दे, है ना। तो उस तरह का चीज ही ज्यादातर होता है, इसलिए ये है अच्छा कि वो आपको हर चीज को धीरे धीरे और बेसिक्स पढ़ाएंगे। आपको मेंस में स्टेट की जरूरत है, इसलिए वो चलेगा। अच्छा पहले देख लीजिए पेपर 2 जो है उसका पहला सेक्शन जो होता है वो इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी जो बिहार में है, तो जैसे बिहार का पॉलिटी प्योर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, हालांकि यूपीएससी में नेशनल लेवल का अप्लाइड होता है, लेकिन बिहार में पॉलिटी वाले सेक्शन में बिहार रिलेटेड एक आध सवाल आ जाता है। इसलिए उस साल के अंदर में अगर बिहार में कोई भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन क्राइसिस में हो, न्यूज में हो, और मान लीजिए गवर्नर बिहार का पूछ रहा है, तो ऐसा नहीं कि बिहार के गवर्नर के लिए संविधान में अलग प्रोविजन है। प्रोविजन वही है जो भारत के किसी भी राज्य में गवर्नर का प्रोविजन है। लेकिन अगर बिहार में यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर के नियुक्ति के लिए विवाद हुआ, या अभी के पाठक और राजभवन में ये संघर्ष चल रहा है कि वाइस चांसलर राजभवन के नियंत्रण में है
कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के नियंत्रण में। यहाँ ये सबसे बड़ा विवाद है। के पाठक वाइस चांसलर को ऑर्डर देके बुला सकते हैं कि नहीं बुला सकते, और अगर वो नहीं बुलाएंगे तो क्या वो वाइस चांसलर पर एक्शन ले सकते हैं, है ना। अभी के समय में ये स्पेशल सिचुएशन है। पहले के जमाने में ऐसा नहीं होता था। पहले के जमाने में वाइस चांसलर पर एजुकेशन मिनिस्टर भी कोई ऑर्डर नहीं चला सकते थे, है ना। जब बिहार में पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिन्हा थे तो उनके एजुकेशन मिनिस्टर ने पटना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को अपने यहाँ बुलाया। तो जब 2-4 दिन के बाद श्री कृष्ण सिन्हा को पता चला कि वाइस चांसलर को एजुकेशन मिनिस्टर ने बुलाया, तो वो एजुकेशन मिनिस्टर को बुलाकर डांटे कि आपको वाइस चांसलर को अपने यहाँ ऑर्डर देके बुलाने का अधिकार नहीं है। आप उनसे समय लेते कि हाँ आप आपसे हमको मिलना है, कब आपको समय है। और आज जो हो रहा है, और ये उदाहरण जो है दोनों बतलाता है कि गवर्नेंस में कितना परिवर्तन हुआ है उस समय से और आज तक, है ना। तो वो उतने बड़े लोग थे फिर भी उतना रेस्पेक्ट करते थे इंस्टीट्यूशन का। तो संस्थाओं का जो सम्मान है वह केवल व्यक्ति का सम्मान नहीं होता है, वो पूरे सिस्टम का सम्मान होता है और उससे सबकी प्रतिष्ठा जुड़ती है। इसीलिए इंडियन पॉलिटी हम पीटी में भी पढ़ते हैं, मेंस में भी 114 नंबर के सेक्शन यहाँ भी है। 114 नंबर पॉलिटी से सवाल आएगा, लेकिन 2 पक्ष है यहाँ पर। एक तो जो जनरल संविधान है सो है, लेकिन अप्लाइड नेशनल और बिहार के लेवल पे कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर न्यूज में है तो उसको बढ़िया से तैयार कर लेना है। और दूसरा, अगर स्पेसिफिक बिहार में कुछ हुआ है तो उतना तैयार करके रखना है कि हम एक पैराग्राफ बिहार स्पेसिफिक लिख सकें, है ना। इसलिए हमेशा अखबार पर अपनी नजर रखनी है। तो एक सेक्शन होगा, यूनिट 2 जो है उसमें इंडियन इकोनॉमी है और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है। जैसे अभी जो प्रीलिम्स में ज्योग्राफी आप पढ़ेंगे वो सब कुछ पढ़ेंगे, इंडिया का ज्योग्राफी, वर्ल्ड का ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। लेकिन मेंस में आएगा फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ बिहार। मेंस का स्कोप ज्योग्राफी में लिमिटेड है, क्योंकि एक ही यूनिट से में दोनों है ना। पेपर 2 का यूनिट 2 जिसमें 3 सवाल का जवाब देना है, उसमें से इंडियन इकोनॉमी भी है और ज्योग्राफी भी है ना। तो फिर एक आध सवाल, पहले का ट्रेंड यही था कि इंडियन इकोनॉमी में 1 सवाल नेशनल, 1 सवाल बिहार का, ज्योग्राफी में 1 सवाल नेशनल, 1 सवाल बिहार का। लेकिन हाल के समय में एक ट्रेंड बदल रहा है, एकदम अप्लाइड सवाल आया है ना। तो सब चीज के लिए, लेकिन आपको बिहार का भी इकोनॉमी पढ़ना है, बिहार का भी ज्योग्राफी पढ़ना है, भारत का भी फिजिकल ज्योग्राफी और नेशनल इकोनॉमी भी। तो बिहार उसमें जुड़ा हुआ है। थर्ड पोर्शन है साइंस एंड टेक। तो जो वैल्यू स्टैट का पेपर 1 में है वही वैल्यू साइंस टेक का पेपर 2 में। यहाँ से 2 सवाल के बराबर नंबर है इसको। और अभी के जमाने में साइंस टेक के ऊपर साइंस टेक हो गया है बिहार में, नहीं तो एक जमाने में प्योर साइंस लोग पूछ रहे थे, है ना। तो कम से कम इस समय लोगों को इतना सेंस आया है कि सवाल के नेचर को इन लोगों ने बदला है। साइंस टेक का मतलब होता है जितना अप्लाइड साइंस हो रहा है। तो साल भर 1.5 साल के बीच में जो भी स्पेस शटल लॉन्च हो, व्हीकल कोई लॉन्च हो, कोई दुनिया भर में, आज कोरोना हो गया, तो हमेशा करंट अफेयर्स बना रहा, दोनों में, वहाँ भी और यहाँ भी बनेगा, है ना। या कोई भी इस तरह की घटना दुर्घटना इस क्षेत्र में होती है, पॉजिटिव हो निगेटिव हो, सबसे कल भी बता दिए कि साइंस रिपोर्टर और योजना और अखबार, ये 3 चीज को जितना अच्छा जो मित्र बनाएगा वो इन इम्तहानों में उतने ही अच्छे तरीके से सब कुछ लिख पाएगा। इसलिए इसको आप लोग उतने ही बढ़िया से देखने का प्रयास कीजिए।
ऑप्शनल पेपर को बीपीएससी ने यहाँ मेरे हिसाब से मजाक बना दिया है। ऑप्शनल पेपर सारा वही है जो पहले हुआ करता था, और ऑप्शनल पेपर में इन लोगों ने एमसीक्यू लॉन्च मतलब इंट्रोड्यूस किया। अब जो चले गए चेयरमैन, उनका दुश्मनी था किसी से, या उनके दिमाग में क्या आया, जब मेंस का इम्तहान होता ही है, रिटेन कहलाता है रिटेन एग्जामिनेशन, तो उसमें ऑब्जेक्टिव का स्कोप क्या था? ऑब्जेक्टिव प्रीलिम्स में हो चुका था। अगर उनको इतना ही इच्छा था तो एक पेपर बिहार पर स्पेशली देते अलग से, है ना, क्योंकि एमसीक्यू मेंस में कोई मतलब नहीं होता, है ना। लेकिन फिर भी अब जब इम्तहान में है तो सबके लिए है तो है। तो जो विषय आपको सबसे अच्छा लगे, आसान लगे, एनसीईआरटी का 6 to 12 पढ़ लेंगे और जीएस पढ़ लेंगे तो आपका एमसीक्यू, हालांकि सवालों का स्टैंडर्ड थोड़ा हाई था जो भी आया है ऑप्शनल पेपर का सवाल, है ना, इसलिए प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, ठीक है। और क्वालिफाइंग 40% है जनरल लोगों के लिए, और फिर कैटेगरी वाइज घटेगा, तो इसको बहुत ही हल्के से लेने की जरूरत नहीं है ना। ये सारा सब्जेक्ट है, आप जानते होंगे, आप लोगों के पास सिलेबस में होगा ही। और देखिए, इम्तहान जो अभी के समय में है वो 600 जीएस है और 300 ऐसे, यानी 900 पर आपका मेरिट लिस्ट बनता है। हिंदी कंपल्सरी है, ऑप्शनल कंपल्सरी है, तो सबका नंबर आपको मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेगा। तो 900 पर है, इसमें 300 ऐसे है। फिर भी मैंने पहले भी कहा था कि 300 नंबर का ऐसे बिहार बीपीएससी में देने का कोई औचित्य नहीं है। यूपीएससी में 250 नंबर का ऐसे है ना, और ऐसे लिखने में हिंदी में अगर कोई लिखता है तो यूपी के लोगों को ज्यादा एक्सपर्टाइज है, क्योंकि शुरू से वहां के पीसीएस में ऐसे है ना। और हर एरिया का अपना अपना वैल्यू होता है। यूपी के लोगों की हिंदी बहुत अच्छी होती है और वो लोग बड़े अच्छे से लिख देंगे। हमारे बीपीएससी चेयरमैन साहब का कहना था कि बिहार के ऐसे बिहार के सेंग्स पर आधारित होगा, कहावतों पर आधारित होगा। अब चेयरमैन साहब तो चेयरमैन साहब है, उनको कौन क्या कह सकता है। ऐसे जो होता है जिनका मीडियम मतलब लैंग्वेज का इंग्लिश है, उनको भी हिंदी लिखना है? नहीं, किसी भी चीज में आपको जो भी भारतीय भाषा वहां दिया गया है आप लिख सकते हैं, है ना। तो ऐसे आप हिंदी में लिख सकते हैं, ऐसे आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं। इट इज अपॉन यू चूज द लैंग्वेज, है ना। एक्सप्रेशन के लिए कोई कंपल्सरी नहीं है कि अब हिंदी है तो हिंदी में लिखना पड़ेगा, है ना। अंग्रेजी है, अंग्रेजी में ही लिखना होगा। जो यहाँ जो 100 नंबर का हिंदी है वो हिंदी में ही रहेगा, वो हिंदी ही रहेगा। लेकिन शेष चीजों में लैंग्वेज ऑप्ट करना आपका है ना। इट इज अपॉन यू। सेंस के बारे में वही कह रहे थे कि सेंस के बारे में जब हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं तो आप ही लोगों से जब पूछा जाता है तो एक सेंस का मतलब आप नहीं जानते, या रेयरली कोई सेंस आप बोलते हैं। तो आज का जो बच्चा है उसको कहावत कहां से पता है, चले ना आवे आना टे, ये तो सब जगह कहावत है। बिहार के किसी भी कोने में कुछ भी कहावत होगा। तो आज का जो बच्चा है वो अपने ग्रामीण क्षेत्र से कटा हुआ बच्चा है,
उसको कनेक्टिविटी नहीं है। और नाना नानी मर गए, कहावत कहानी भी लगभग मर गया। अब कोई आपको कहने में, पढ़ाने में, कुछ भी कहने में कोई कहावत बीच में नहीं बोलता है ना। हम लोग भी बचे हुए कुछ लोगों में है जो बीच में कहावत बोलते हैं जितना याद रहता है ना। अमीर खुसरो अधिकांश कहावत का जन्मदाता है। तो अमीर खुसरो का जो नाम नहीं जानता वो कहावत का नाम क्या जाने, है ना। तो अब उस तरह की कहावतों का कोई वैल्यू नहीं। और बिहार के बच्चों को कहावतों से फायदा होगा, ये जो अब तो अध्यक्ष रिटायर है उनकी सोच से हैरान है हम लोग। और जी न्यूज पर जो लाइव आया तो उसमें भी हमने कहा था कि ये हैरानी करने वाला उनका डिसीजन है। और ये सोचना है कि बिहार के बच्चों को उससे फायदा होगा। उससे फायदा केवल यूपीएससी देने वालों को होगा। यूपीएससी देने वाले लोग बहुत पहले से ऐसे की तैयारी करते हैं। 2013 से यूपीएससी में ऐसे इंट्रोड्यूस्ड है। इसलिए जो प्योर बीपीएससी देने वाले हैं, जो लिमिटेड है बीपीएससी देने वाले, उनको ऐसे से कोई फायदा नहीं बल्कि घाटा होगा। क्योंकि नंबर भी 300 और ये 100 नंबर का ऐसे होगा तो काम चलता। 200 नंबर का बिहार पर कोई पेपर देते तो भी कहना होता कि बिहार स्पेसिफिक है, आप दे सकते हैं क्योंकि बिहार स्टेट के प्रीसीज एग्जामिनेशन है। हम तो अभी अगर कोई सुने जाने तो हम तो अभी भी सजेस्ट करेंगे कि 300 नंबर का ऐसे अनजस्टिफाइड है बिहार के स्टूडेंट्स के लिए, जो बिहार के ग्रामीण क्षेत्र से भी आते हैं या बिहार या कहीं भी पढ़ेगा, जो केवल बीपीएससी देना चाहता है, उसके लिए ऐसे पेपर अनजस्टिफाइड है 300 नंबर का, है ना। और ये निश्चित तौर पर यूपीएससी देने वालों के पक्ष में है ना। इसलिए कभी कभी सिलेबस उन चीजों में बिना कहे इस तरह का परिवर्तन किया जाता है कि कुछ विशेष तरह के लोग उसे बाहर हो जाए, साफ का साफ, है ना। तो ये घाटा का चीज है, ये अच्छा चीज नहीं है। इसमें 445 पर रिटेन और 535 पर फाइनल क्वालिफाई करने वाले लोग हैं। 64वीं में 65वीं में 447 रिटेन और फाइनली 532, उधर 535 है, इधर 532 है। 60% या 50% से कुछ अधिक जा रहा है। फिर यहाँ भी 454 रिटेन, 537 मेंस है ना। आपको टारगेट यही रखना है। यहाँ थोड़ा सा बढ़ गया, 553 हो गया। 67 में 553 हो गया। देखिए यूपीएससी में 50% के आसपास में ही लोग फाइनली क्वालिफाई कर रहे हैं, लेकिन बीपीएससी में हमेशा 60% के रेंज में रहा, है ना। अब ध्यान ही रखना है कि सभी सेक्शन, जितने भी सेक्शन हैं, अब 2-3 साल के सवाल ही वैल्यूएबल है। बहुत पीछे के सवाल का एनालाइज नहीं करना है। मेंस में, प्रीलिम्स में भी, क्योंकि प्रीलिम्स का भी ट्रेंड बदल गया है, मेंस का भी ट्रेंड बदल गया है। इसलिए पिछले 2-3 इम्तहानों को हर सेक्शन का क्वेश्चन पेपर देखिए, एनालाइज कीजिए और उसके अनुसार फिर अपनी पढ़ाई कीजिए। अब प्रीलिम्स क्वालिफाई करना 90+ बनाते हैं तो यू आर ऑलमोस्ट सेफ, है ना। प्रीलिम्स का एनालिसिस कल बताया गया है। 150 में 100 टारगेट करके चलना है कि किसी तरह बन जाए। और वो तभी बनेगा जब आप टेक्स्ट बुक और ओरिजिनल किताबों को पढ़ें। वन लाइनर की तरफ कभी जाइए मत, और क्वेश्चन आधारित यूट्यूब भी कभी खोलिए मत। लाखों सवाल बना लेंगे, उसमें से 5 सवाल भी आएगा इम्तिहान में, उसकी कोई गारंटी नहीं है ना। और क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शंस को एक्सप्लेन करके कोई विषय नहीं पढ़ाया जा सकता। सिलेबस पूरा होना चाहिए। पूरे सिलेबस को पहले समझिए कि इतिहास का सिलेबस ये है, भूगोल का सिलेबस ये है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का ये है, कॉन्स्टिट्यूशन का ये है, और उसके अनुसार पढ़िए। और जब पूरा सिलेबस पढ़िएगा तब आपको फिर समझ में आएगा कि हमसे सवाल कहाँ छूट रहा है, कहाँ कमजोर करी है, कहाँ मजबूत करना है ना। इसलिए एक सिस्टमेटिक पढ़ाई के लिए जरूरी है कि पहले उसको हम जानें। हम
तालाब में नहाने जा रहे हैं कि नदी में कि समुद्र में, और जिस जगह जाएंगे उसके अनुसार हम तैयारी करके जाएंगे, है ना, तब जाके आपको उसमें सफलता मिलेगी, है ना। इसीलिए जीएस का मतलब चपरासी के इम्तिहान में भी जीके जीएस आता है, रेलवे का जो हथौड़ी लेके लोग करते हैं उसमें भी जीके जीएस आता है ना, टीचर में भी आता है, दरोगा जी भी बनते हैं जीके जीएस देके, है ना, सचिवालय सहायक भी बनते हैं, और आप भी बीपीएससी बनेंगे और यूपीएससी में भी जीएस होता है। यूपीएससी का जीएस के अंदर पूरा जिला ये सर करता है। आज का कलेक्टर अपने अधीनस्थों को सीधे गली आता है ना, एसडीओ रहिए तो वो गाली सुनना पड़ेगा, है ना, गलियाते हैं पीएम साहब। जीएस ही सब जगह, इसीलिए पटना में ये भारी मुश्किल, लोग कहते हैं कि माहौल नहीं है। हम लोग जिस समय पटना में पढ़ते थे उस समय 2-3 कोचिंग था, 2-3 माहौल था। माहौल बनना और बिगड़ना क्या है, सबसे बड़ा योगदान आपका है। आप जो स्टूडेंट हैं, आपको हर चीज को लगता है कि बाजार में बिकने वाली सब्जी है, मोल मोलई करो। अरे सड़ा हुआ सब्जी आप घर ले जाते हैं, सस्ता मिलता है तो आप सड़े हुए टीचर से पढ़ते हैं, आप सड़े हुए कोचिंग में पढ़ते हैं, जहां दरोगा, सिपाही, सचिवालय, यूपीएससी, बीपीएससी एक साथ पढ़ते हैं। आपको लगता है कि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो गलती आपकी है, क्योंकि व्यापार करने वाला अपने सामान को बेचने का हर उपाय करता है ना। वो कितना इवेंट मैनेजमेंट करता है कि ग्राहक को फंसा ले, तो फंसते तो आप है ना। तो जब आपको इतना बुद्धि नहीं है कि हमारा क्वालिटी कहाँ मिलेगा, तो आप अफसर बनने लायक नहीं, आप वहीं रुक जाने लायक। तब ना यूपीएससी में सिलेक्शन का परसेंटेज कितना होता है, 0.07%, है ना। जितने लोग आईपीआर होते हैं एक साल में, यूपीएससी में 11 से 12 लाख लोग आईपीआर होते हैं, सिलेक्शन 1200 होता है। बीपीएससी में 3 से 4 लाख लोग आईपीआर होते हैं, 600-700 सिलेक्शन होता है। तो सिलेक्ट होने वाले में, हालांकि भीड़ हमेशा फेल करने वाले का होता है ना। कमाई कोचिंग का फेल करने वाले से होता है, पढ़ने वालों से नहीं होता है। पढ़ने वाले हर जगह 2-4% होते हैं, 100 में 5 आदमी भी पढ़ने वाला हो काफी होता है, इट इज मोर देन एनफ, है ना। इसीलिए लेकिन कभी कभी ऐसा संयोग होता है, हम लोग यहाँ 53वीं से 55वीं एक था, तो उसमें 5 स्टूडेंट या 6 स्टूडेंट का एक ग्रुप था। वो लोग बहुत पहले से पढ़ रहे थे, 6-7 बज गए थे। उसी बाहर वाले रूम में वो लोग, मतलब उनकी पढ़ाई कंप्लीट हुई थी लेकिन आके पढ़ते थे। तो आपके यहाँ जो फोटो भी है उसी में, जैसे एक आदमी डिप्टी आरडीओ हुआ, उसके बाद एक मतलब लड़का, और उसके बाद एक लड़की फाइनेंस सर्विस में आई, फिर अगले साल एक बच्चा म्यूनिसिपल सर्विस में आया। इसी तरह से उसमें से 5 आदमी का हो गया था, और अंतिम लड़की रही प्रीति है, उसका लेक्चररशिप पे इस बार पिछले साल हुआ, है ना। तो ऐसा ग्रुप था कि जो ग्रुप था उसमें 5 का 5 फाइनली हो गया। तो कभी कभी ऐसा भी संयोग होता है ना, कभी होता है कि पूरा ग्रुप में से एक आदमी का भी नहीं हुआ। तो वो ग्रुप बनाना, डेवलप करना, और वैसे लोग जो पढ़ने वाले हो, समूह बनाना, वो आप पर डिपेंड करता है ना। पढ़ाई सबको एक बराबर होती है, फायदा लेने वाले लोग अपने अपने हिसाब से लेते हैं, है ना। कोई किसी को जन्म घुट्टी नहीं पिलाता है, टीचर वही है, हम लोग शुरू से वही हैं। अब धीरे धीरे और ज्यादा जानकर हम लोग भी पढ़ते हैं तो ज्यादा पढ़ाते हैं। तो यही क्लास में बैठ के लोग यूपीएससी भी किया, लेकिन यहीं बैठ के फिर घरे भी गया, है ना। तो किसी भी चीज का फायदा लेना आप पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आप उन चीजों को किस तरह से लेते हैं। तो सिलेबस जिस तरह से एक्सप्लेन हो, उसको पहले दिमाग में रखना, इतना इतना चीज है, और सबको एक लेवल तक जाना हो,
कोई भी जिस तरह के इम्तहान को देंगे आपके पढ़ाई और समझदारी का लेवल वो होना चाहिए। अभी तक जो पढ़ा सो पढ़ा आपने, लेकिन यहाँ का लेवल तब पता चलेगा जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखिएगा। कोई जरूरत नहीं कि हम अगर समझते हैं कि हम जीरो हैं तो ये अच्छा है, अपना इवेल्युएशन कीजिए कि हम क्या हैं, है ना। तिस्मार खा बनने खाई सबका कहानी आते रहता है इसमें, है ना। लेकिन आप समझिए कि आप कहाँ है ना। तो इसीलिए आप जो जीरो में हैं तो ये जीरो कोई खराब बात नहीं है, लेकिन हम समझें कि हम जीरो हैं, है ना। और जीरो से फिर हम हीरो बने, लेकिन उसके लिए मेहनत करना होगा। मेहनत के अलावे और कोई विकल्प कहीं भी नहीं होगा, ठीक है। और आपने देखा कि जो जो लोग टीचर पढ़ाएंगे बेसिक, तो हम आपको इतिहास और संविधान पढ़ाएंगे, सर बायोलॉजी पढ़ाएंगे, और फिजिक्स केमिस्ट्री जो है हम एनसीईआरटी की किताब से फिजिक्स केमिस्ट्री शाम में पढ़वा देंगे, ताकि दोनों कवर हो जाए। बायोलॉजी भी, ज्योग्राफी जो सर पढ़ा ही रहे हैं तो उनका भी क्लास अगर आप बढ़िया से देखें, 2-3 काम करना है। जो किताब बोला जाए, एनसीईआरटी हो या जो भी किताब सर बताए हों, यहाँ का मटेरियल हर विषय में है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में है। किताब और मटेरियल पढ़ के आइए और क्लास कीजिए। जो किताब और मटेरियल में नहीं है और क्लास में बताया गया उसको लिखिए और घर जाके उसको अपडेट कर लीजिए। जो आदमी इतना करेगा ना उसको कोई नहीं रोकेगा, इतना होता ही नहीं है मेहनत। जो पढ़ाया जाना है वो पढ़ के आइए, है ना। नोट्स और किताब दोनों। क्लास में अगर नोट्स किताब में कुछ समझ में नहीं आया तो नोट करके आइए। ऑफलाइन क्लास का यही मतलब होता है कि आप टीचर से सवाल पूछें, या पढ़ाई का मतलब यही होता है। और इसीलिए ऑनलाइन बकवास चीज होता है, क्योंकि जब सवाल का जवाब ही नहीं पूछ पाएंगे तो पढ़ाई क्यों कीजिएगा। तो सवाल पूछिए जो भी वहां समझ में नहीं आया, और जो मटेरियल और किताब में नहीं था जो टीचर बता रहे हैं उसको लिखिए। तो दिमाग भी खुला रखिए, एंटीना है दिमाग आपका, और ये एक्टर हाथ को चलाते रहिए। तो दोनों ध्यान रखना चाहिए कि सर जो बता रहे हो मेरी किताब और नोट्स में था कि नहीं, तो तुरंत उसको लिखिए और उसी दिन जाके अपने नोट्स में उसको लिख लीजिए। नहीं तो फिर वो जिसने अखबार होता है कि रख दो बाद में पढ़ेंगे तो कभी नहीं पढ़ाता है। तो सेम डे फॉलो कीजिएगा, उसी को कोचिंग का सबसे ज्यादा फायदा होता है। केवल आइएगा जाइएगा तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। इतना फॉलो